Okay, apparent expansion. Now see to it. हाँ, apparent expansion. अभी देखो क्या रहता है. Imagine that we are having one container like this. देखो ये container है. This is simply a container जिसमें we have filled up a liquid. एक liquid fill किया है. ठीक है, ये देखो. Okay. और ये जो कंटेनर का जो नेक है ना, दिस इज अ नेक ऑफ द कंटेनर. ठीक है, यहाँ पे छोटी छोटी मार्किंग्स की गई है. ठीक है, दिस इज मार्किंग आर डन. ये देखिए यहाँ पे स्मॉल स्मॉल मार्किंग्स आर डन. यूजिंग दिस मार्किंग्स वी कैन फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड. ठीक है, ऐसा होता है ना, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे वेसल्स आते हैं जिसमें आप लिक्विड का वॉल्यूम मेजर कर सकते हो. 5 ml लिया है कि 10 ml लिया है. ये मार्किंग्स है, इससे हमें पता चल जाएगा कि इस लिक्विड का वॉल्यूम कितना है. ठीक है, और ये जो कंटेनर है, ठीक है, इट इज सपोज कंटेनर इज आल्सो मेड अप ऑफ अ मेटल. कंटेनर भी मेटल का बना हुआ है. अब सपोज इफ वी हीट अप दिस कंटेनर, अगर इस कंटेनर को हीट करें यहाँ से, सो हीट करने में आपको पता है द लिक्विड विल एक्सपैंड. लिक्विड एक्सपैंड होगा. ठीक है, ओके, एनी ऑब्जेक्ट व्हेन यू हीट अप इट एक्सपैंड्स. सो लिक्विड एक्सपैंड होगा. अगर लिक्विड एक्सपैंड हुआ तो यहाँ पे लिक्विड का लेवल भी ऊपर आएगा ना. द लिक्विड लेवल विल कम अप. ठीक है, लेट्स से लिक्विड यहां से लेके यहां तक आ गया. सी, लिक्विड राइजेस फ्रॉम हेयर टू हेयर. ठीक है, तो इसमें अगर कोई पूछे कि हाउ मच इज द इंक्रीज इन वॉल्यूम और हाउ मच इज एक्सपेंशन, डेफिनेटली आप ये जो है दिस वन, इट इज लाइक फाइनल वॉल्यूम, फाइनल रीडिंग आई विल टेक फाइनल वॉल्यूम रीडिंग माइनस इनिशियल वॉल्यूम रीडिंग, तो मुझे ये चेंज इन रीडिंग मिल जाएगा. आई थिंक दिस इज एक्सपेंशन, राइट? लिक्विड का एक्सपेंशन यही होगा ना. बट एक्चुअली दिस इज नॉट द रियल एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड. ये आपको रियल एक्सपेंशन ये नहीं है एक्चुअली. दिस एक्सपेंशन दैट यू विल गेट, इट विल बी कॉल्ड एज एपरेंट एक्सपेंशन. ठीक है, व्हाई दिस इज नॉट अ रियल एक्सपेंशन? ये रियली एक्सपेंशन नहीं है इतना. व्हाई इट इज नॉट अ रियल एक्सपेंशन? बिकॉज हमने एक चीज ध्यान में से नहीं देखी यहाँ पे. जब आप हीट करेंगे, नो डाउट लिक्विड विल एक्सपैंड, लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ेगा, बट ये कंटेनर भी एक्सपांड होगा ना. कंटेनर विल ऑल्सो एक्सपांड. ठीक है, अब क्योंकि कंटेनर जो है इट इज सॉलिड, सॉलिड एक्सपांड लेस, लिक्विड्स एक्सपांड मोर. ठीक है, कंटेनर कम एक्सपांड होगा नो डाउट, क्योंकि वो सॉलिड है. सॉलिड उतना एक्सपांड नहीं होते. लिक्विड हैव अ मोर टेंडेंसी टू एक्सपांड, लिक्विड ज्यादा एक्सपांड होगी. बट कंटेनर एक्सपांशन की वजह से आपको रियल एक्सपांशन ऑफ लिक्विड नहीं मिलेगा. ठीक है, यहाँ पे मैं एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ, शायद उससे आपको ज्यादा समझे. सपोज लिक्विड जो है ना, रियली वे जो एक्सपांड हुई, द लिक्विड रियली एक्सपांड बाय सपोज 10 cc. ठीक है, लेट्स से लिक्विड रियल एक्सपांड बाय 10 cc. ओके, तो यहाँ पे लिक्विड की जो लेवल है, द लेवल ऑफ द लिक्विड शुड राइज बाय 10 cc. इन दोनों में, इन दोनों रीडिंग्स में, इन दोनों में 10 cc का डिफरेंस होना चाहिए. लेकिन सपोज ये जो कंटेनर है ना, कंटेनर also expanded by 4 cc. कंटेनर expanded by 4 cc. तो अगर कंटेनर expanded by 4 cc, तो कंटेनर में 4 cc की स्पेस क्रिएट हो जाएगी ना, तो लिक्विड 4 cc नीचे आ जाएगा. सो लिक्विड में जो आपको एक्सपेंशन दिखेगा दैट विल बी 6 cc. आपको 6 दिखेगा. इफ कंटेनर expanded by 4 cc, तो कंटेनर का वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय 4, तो कंटेनर के अंदर 4 cc की जगह क्रिएट हो जाएगी. ओके, और उस जगह में कौन आ जाएगा? उस जगह में लिक्विड आ जाएगी. तो लिक्विड का एक्सपेंशन हमको उतना नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपल एक हम लोग कर सकते हैं, द एपरेंट एक्सपेंशन दैट यू विल बी एबल टू सी. जो एपरेंट एक्सपेंशन आपको दिखेगा, लिक्विड का जो एक्सपेंशन आपको दिखेगा इट इज 6 cc. आपको 10 cc नहीं दिखेगा, 6 cc दिखेगा एक्सपेंशन. ठीक है, 4 cc तो कंटेनर एक्सपांड हुआ, लिक्विड उस कंटेनर में चली जाएगी ना. ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे आपको पता है एपरेंट एक्सपेंशन कैसे मिलता है. फ्रॉम द रियल एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड यू सब्ट्रैक्ट द एक्सपेंशन ऑफ कंटेनर. From the real expansion of liquid, if I subtract expansion of container, I will get apparent expansion.
यहाँ पे एक सिंपल फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, apparent expansion of liquid is equal to real expansion of liquid minus expansion of container expansion. ठीक है, गेटिंग? अब देखो एक्सपांशन किसको बोला जाता है? Vt माइनस V0, Vt माइनस V0 इज इट चेंज इन वॉल्यूम ना, इसी को हम लोग एक्सपांशन बोलते हैं. दिस इज अ इंक्रीज इन वॉल्यूम. Vt माइनस V0 की फॉर्मूला क्या होती है? इस फॉर्मूला होती है गामा टाइम्स V0 डेल्टा T. एवरीबॉडी नोज दिस फॉर्मूला. सो यहाँ पे भी होगा, देखो रियल एक्सपांशन ऑफ लिक्विड, इफ आई टॉक, real expansion of liquid will be gamma into V naught into delta T. This gamma is a gamma of liquid. VO is the initial volume of liquid. Minus this is the expansion of container, मतलब change in volume of container. इसको भी हम लोग लिखेंगे gamma of container into initial volume of container into delta T. ठीक है. एपरेंट एक्सपांशन, अब देखो यहाँ पे मैंने बताया जो आपको एक्सपांशन दिखेगा लिक्विड का, जो आपको यहाँ से मेजर होगा, दैट इज एपरेंट एक्सपांशन. ठीक है. एपरेंट एक्सपांशन को भी हम लोग कुछ इस तरीके से ही लिखेंगे, इन द फॉर्म ऑफ गामा V naught delta T. It will be gamma V naught delta T. V naught will be the initial volume of the liquid. इट्स एपरेंट एक्सपांशन ऑफ लिक्विड. लिक्विड का ही आएगा, लेकिन गामा को हम लोग लिखेंगे गामा एपरेंट. रियल गामा नहीं ले सकते, अगर रियल गामा लोगे तो वो रियल एक्सपांशन हो जाएगा. यहाँ पे इसको बोलते हैं गामा एपरेंट. अब एक छोटा सा अजम्पशन हम लोग ये लेंगे दैट इनिशियल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज सपोज नियरली इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड. एक छोटा अजम्पशन कि जितना लिक्विड का वॉल्यूम है इनिशियल, उतना ही सपोज कंटेनर का वॉल्यूम है. It's not exactly correct, but with assumptions we are doing. So initial volume will get cancelled from all terms. Delta T also will get cancelled from all terms. Okay. So apparent gamma of the liquid is given by real gamma of liquid minus gamma of container. एक फॉर्मूला बनती है जिसपे sometime MCQ can be asked. Apparent gamma of the liquid is given by रियल गामा ऑफ लिक्विड माइनस गामा ऑफ कंटेनर. ठीक है. अब क्योंकि कंटेनर सॉलिड है, ठीक है, कंटेनर इज सॉलिड, सॉलिड के पास अल्फा बीटा गामा तीनों टाइप के कोएफिशिएंट्स होते हैं. सी सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैव लेंथ आल्सो, सॉलिड्स की लेंथ होती है. सो रिलेटेड टू लेंथ होता है ना अल्फा, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. सो कंटेनर विल हैव अल्फा बीटा गामा ऑल थ्री. कंटेनर क्योंकि सॉलिड है. So, आपको एक फॉर्मूला याद होगी, गामा इज इक्वल टू 3 टाइम्स अल्फा. याद है ये? इसमें अल्फा इज अ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. ये फॉर्मूला हम लोग सॉलिड्स के लिए लिख सकते हैं. सॉलिड्स डू हैव अ लेंथ, सो सॉलिड्स कैन एक्सपीरियंस लीनियर एक्सपेंशन. तो गामा ऑफ कंटेनर को मैं लिख सकता हूँ 3 टाइम्स अल्फा ऑफ कंटेनर. कभी कभी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, गामा ऑफ लिक्विड माइनस गामा ऑफ कंटेनर को मैं लिख सकता हूँ 3 टाइम्स अल्फा ऑफ कंटेनर. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. एपरेंट गामा, कुछ लोग अटकते हैं कि सर ये एपरेंट गामा एक्चुअली में क्या है. देखो यहाँ पे जो आपको एक्सपांशन मिला ना, उसको देख के हम लोग बोल रहे हैं कि ये एपरेंट एक्सपांशन है जो आपको दिखेगा. ठीक है. अगर लिक्विड का एपरेंट एक्सपांशन काफी ज्यादा है, इफ लिक्विड वी आर ऑब्जर्विंग दैट इज ग्रेट इन एपरेंट एक्सपांशन, तो ऑटोमेटिकली उसका गामा भी ज्यादा आएगा, गामा एपरेंट विल बी मोर. ओके. गामा एपरेंट इस पे डिपेंड करता है कि लिक्विड एपरेंट कितना एक्सपांड हो रही है, एपरेंट एक्सपांशन कितना है. ठीक है. इफ एपरेंट एक्सपांशन इज 0, सपोज आपको एपरेंट एक्सपांशन मिल ही नहीं रहा है, 0 मिल रहा है, तो गामा एपरेंट विल आल्सो बी 0. ठीक है. गामा एपरेंट 0 कब हो सकता है? व्हेन गामा L माइनस गामा C, इफ दिस डिफरेंस कम 0, तो एपरेंट विल बी 0. मतलब when gamma L and gamma C will be equal, at that time apparent will be 0. ठीक है. इससे फॉर्मूला अभी याद रखिए, it's a formula for apparent gamma of the liquid. ठीक है. Is that clear?
आगे बढ़ते हैं. Right now we are discussing thermal expansion topic. ठीक है. See, thermal expansion में एक लास्ट छोटा सा पॉइंट बाकी है. ठीक है, ये पॉइंट ध्यान से देखो. इट वाज देयर इन द टेक्स्ट बुक ओनली, बट स्टूडेंट काफी टाइम भूल जाते हैं इस टॉपिक को. एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर. एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर. ये टॉपिक टेक्स्ट बुक में भी है, 11th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में. एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर. ठीक है, मैं आपको एक चांस देता हूं. अगर किसी स्टूडेंट को ये बहुत अच्छे से याद है, लगता है हाँ सर ये तो मेरे को पता है क्या होता है, you please open your mic and tell me what is anomalous behavior of water. इसका what is the main idea in this? कोई बता सकता है क्या होता है anomalous behavior? Anybody remembers? Open your mic and tell me. Anyone? काफी simple topic है. It was there in the textbook as well. Yeah, anybody? सर. हाँ, कौन बोल रहा है? सर मैं बोल रहा हूँ. यार हाँ, नाम. कार्तिक. कार्तिक. हाँ बताओ क्या होता है anomalous behavior? You remember? सर एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर मेनली यूज होता है क्या बोलते हैं, रिवर में, या फिर कह सकते हैं लेक. मुझे यूजेस नहीं चाहिए. यूजेस मतलब एप्लीकेशन बाद में देखते हैं. होता क्या है एनोमलस बिहेवियर, मतलब क्या है एग्जैक्टली? एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर मतलब जब वाटर का जो टेम्परेचर है वो कम होता रहता है, तो जो 4 डिग्री सेल्सियस तक जब वो आता है तब क्या कहते हैं, तब उसका जो आइस बनने का कैपेसिटी रहता है वाटर का, हाँ, वो ज्यादा रहता है. लेकिन जैसे जैसे वो 4 डिग्री सेल्सियस के 4 से 0 तक जाता रहता है, तो फिर उसका जो आइस बनने का कैपेसिटी जो रहता है वो थोड़ा कम होता रहता है. आइस तो 0 डिग्री के बाद बनता है ना. 4 डिग्री पे थोड़ी आइस बनता है. आइस तो मेल्टिंग फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री पे बनता है ना. ठीक है, आपको मतलब ये याद है कि 4 डिग्री और 0 डिग्री था समवॉट. हाँ ठीक है, सर. ठीक है, ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स सी हियर व्हाट इज एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर. एक बात बताओ. सपोज वी आर हैविंग एन आइस. आइस है हमारे पास. ठीक है, आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस. सपोज 0 डिग्री सेल्सियस आपने टेम्परेचर कर दिया, तो आइस मेल्ट होगी एंड इट विल कन्वर्ट इनटू वाटर. नाउ वी आर हैविंग सपोज वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस. मेरे पास वाटर है एट 0 डिग्री सेल्सियस. अब इस वाटर को अगर आप और हीट सप्लाई करेंगे तो वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा. ठीक है, जब वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तब ऐसा देखा जाता है कि 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में, बिटवीन 0 डिग्री टू 4 डिग्री, द वाटर का बिहेवियर थोड़ा अलग होता है. स्ट्रेंज बिहेवियर इट शोज. ठीक है, क्या बिहेवियर होता है? एक बात बताओ. वाटर आई एम हीटिंग फ्रॉम 0 डिग्री टू 4 डिग्री. वाटर को मैं हीट कर रहा हूँ 0 डिग्री से 4 डिग्री. आपने थर्मल एक्सपांशन पढ़ा है. अकॉर्डिंग टू थर्मल एक्सपांशन, व्हेन यू हीट अप एनी बॉडी, उसका वॉल्यूम बढ़ता है. तो वाटर को भी जब मैं हीट कर रहा हूँ फ्रॉम 0 डिग्री टू 4 डिग्री, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वाटर का वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए, बट इन प्लेस ऑफ इंक्रीजिंग एक्चुअली इट डिक्रीजेस ओवर हियर. When water is heated from 0 degree to 4 degree, its volume decreases instead of increasing. 4 डिग्री सेल्सियस के बाद इसका बिहेवियर नॉर्मल होता है. मतलब एज यू हीट आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस, सो हीटिंग पे क्या होना चाहिए? वॉल्यूम बढ़ना चाहिए. वॉल्यूम बढ़ता है, बट 0 से 4 तक वॉल्यूम डिक्रीजेस इन प्लेस ऑफ इंक्रीजिंग. ठीक है, सो ऐसे याद रखो. व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री टू 4 डिग्री, ऑन हीटिंग its temperature increases but volume decreases instead of increasing. अच्छा, अभी हम लोग रिवर्स आते हैं. Let's say water is at 4 degree Celsius. 4 डिग्री सेल्सियस से we are cooling it to 0 डिग्री सेल्सियस. 4 से हम लोग इसको 0 पे ला रहे हैं, मतलब we are cooling the water. पानी को ठंडा कर रहे हैं. तो होता क्या है, since you are cooling the water, आप उसको कूल कर रहे हो, तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए. वॉल्यूम शुड श्रिंक होना चाहिए. वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए, बट हेयर इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग. वॉल्यूम इंक्रीजेस. तो ये जो अजीब बिहेवियर है वाटर का, दिस इज कॉल्ड एज एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर. ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनोमलस बिहेवियर, व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 to 4, heated,
वॉल्यूम डिक्रीजेस, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन क्या बोलता है? थर्मल एक्सपेंशन बोलता है कि हीट करने पे वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, थर्मल एक्सपैंड, बट यहाँ पे एक्सपैंड नहीं हो रहा है, इट्स डिक्रीजिंग। व्हेन यू कूल इट फ्रॉम 4 to 0, कूल करने पे वॉल्यूम इंक्रीजेस, ठीक है। कुछ स्टूडेंट पूछते हैं सर इसका रीजन क्या है? इसका रीजन केमिस्ट्री में एक्सप्लेन किया जाता है। इट इज समवॉट रिलेटेड टू द ज्योमेट्री ऑफ H2O। H2O की कुछ ज्योमेट्री से रिलेटेड पॉइंट है। इट्स एक्सप्लेनेशन इज इन केमिस्ट्री, इवन फिजिक्स टीचर्स डोंट नो। केमिस्ट्री में इसका वेरी वेल एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। इट्स कॉल्ड एनोमोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। सो ये जो मैंने बिहेवियर आपको बताया, दिस बिहेवियर कैन बी सीन ऑन द ग्राफ ऑल्सो। एक ग्राफ बना लेता हूं मैं। Here on the x-axis, I am plotting temperature of the water. On the y-axis, suppose I am plotting the volume of the water. ठीक है, यहाँ पे है 0 degree Celsius and this is suppose 4 degree Celsius. ठीक है, ये 0 degree है, ये 4 degree है. Suppose when the water is at 0 degree, उसका कुछ volume रहेगा ना. Let's say this much is the volume. This much will give you volume at 0 degree. Now, when you go from 0 degree to 4 degree, as you heat up from 0 to 4, मैंने जैसे अभी बताया वॉल्यूम बढ़ता नहीं है, कम होता है, like this. It start decreasing. After 4 degree, when you heat further, तब normal behavior होता है, volume starts increasing, like this. This kind of a graph will come somewhat. Okay. Now I'm plotting another graph, which is density of water. On the y-axis, I am plotting density of water. And on the x-axis, I am plotting temperature of the water. So it is density versus temperature. Again, here it is 0 degree Celsius at the origin, and this is 4 degree Celsius. ठीक है, अब देखो आपको ये चीज पता है, अगर 0 से 4 तक यहाँ पे ऑब्जर्व करो, फ्रॉम 0 to 4 वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। अगर किसी चीज का वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो उसकी डेंसिटी इंक्रीज होती है। वॉल्यूम कम जाएगा मतलब स्पेस कम कम होती जाएगी, तो अंदर डेंसिटी बढ़ेगी ना सब्सटेंस की। तो सपोज दिस इज अ डेंसिटी, दिस मच इज अ डेंसिटी at 0 degree Celsius, इतना डेंसिटी है। Now go here, as volume will decrease, density will increase, like this. Okay, और यहाँ पे 4 degree के बाद क्या होता है? After 4 degree, it's a normal behavior. Volume increases on heating. तो volume increases, so density will decrease. मतलब ये रिवर्स ग्राफ आएगा, ठीक है। इस ग्राफ को देख के आपको एक चीज ध्यान में आएगी, at what temperature of the water the density is maximum? कौन से टेम्परेचर पे वाटर की डेंसिटी सबसे हाईएस्ट होती है? It is at 4 degree. Remember, density of water is maximum at 4 degree Celsius. ठीक है, और ये डेंसिटी कितनी होती है? वाटर की डेंसिटी आप याद करो तो बेटर रहेगा। वाटर की डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वाटर की डेंसिटी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये यूजुअली हम लोग न्यूमेरिकल्स में वाटर की डेंसिटी 1000 लेते हैं। इट इज अ डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। मैक्सिमम डेंसिटी इतनी होती है वाटर की, प्योर वाटर आई एम टॉकिंग, ठीक है। तो प्योर वाटर की जो डेंसिटी मैक्सिमम होती है वो 4 डिग्री पे होती है, एंड इट इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। प्योर वाटर कैन नॉट हैव अ डेंसिटी मोर देन 1000, ठीक है। क्लियर? दिस इज कॉल्ड एनोमोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। इसके साथ साथ टेक्स्ट बुक में ये भी लिखा हुआ था, जो कार्तिक ने भी बताया, कि बिकॉज ऑफ एनोमोलस बिहेवियर ऑफ वाटर, इस बिहेवियर की वजह से होता क्या है कि जहां पे विंटर काफी ज्यादा नेगेटिव में टेम्परेचर जाता है, ऐसी प्लेसेस जहां पे बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है, सपोज देयर आर प्लेसेस जहां पे स्नोफॉल्स होते हैं, विंटर में टेम्परेचर बहुत नीचे जाता है, ऐसी प्लेसेस पे लेक्स, पानी की जो लेक होती है, लेक भी फ्रीज नहीं होती है, खाली ऊपर की सरफेस फ्रीज होती है। आपको ये पता है, द लेक्स, अगर कोई लेक जम जाती है, पानी की झील जम जाती है, तो उसका ऊपर का सरफेस जम जाता है, नीचे लिक्विड वाटर रहता है उसमें। इट इज बिकॉज ऑफ एनोमोलस बिहेवियर। सिर्फ इतना याद रखो, ये इट वाज देयर इन 11th स्टैंडर्ड, द लेक्स फ्रीजेस बट द ओनली टॉप ऑफ द लेक्स फ्रीजेस, द इनसाइड द लेक देयर इज अ लिक्विड वाटर। इट इज बिकॉज ऑफ एनोमोलस बिहेवियर ऑफ वाटर, ठीक है, एक याद रखो। इसके साथ साथ थर्मल एक्सपेंशन खत्म होता है। लास्ट टाइम भी मैंने कुछ पॉइंट्स बताए दिए थर्मल एक्सपेंशन में, और ये पॉइंट्स है। आई गारंटी यू, अगर आप ये पॉइंट्स अच्छे से करके जाते हो,
ठीक है, आराम से आपके एंट्रेंस के काफी क्वेश्चन आप कर पाओगे, ठीक है। विद दिस वन थर्मल एक्सपेंशन कंप्लीटेड, क्लियर। आप इसके एमसीक्यू ट्राई करो, अगर कुछ डाउट्स आते हैं तो यू कैन आस्क, आप डाउट बताएंगे तो मैं वो क्लास में सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। बट हियर आई एम कवरिंग मोर एंड मोर थियरी, बिकॉज लेक्चर्स कम मिले हैं तो हम लोग थियरी ज्यादा कवर करेंगे। इफ यू स्टार्ट डूइंग न्यूमेरिकल तो टाइम नहीं बचेगा थियरी फिनिश करने का, ठीक है। तो आई एम गोइंग विद द नेक्स्ट टॉपिक नाउ। लास्ट टाइम याद करो मैंने आपको बताया था कि हीट सेक्शन में देयर आर 6 सब टॉपिक्स आर देयर। वो 6 टॉपिक्स में से मैंने पहले 2 टॉपिक फिनिश कर दिए हैं, व्हिच इज थर्मोमेट्री एंड थर्मल एक्सपेंशन। नेक्स्ट टॉपिक जो है ना टुडे दैट आई विल स्टार्ट, इट्स नेम इज कैलोरीमेट्री। Calorimetry, okay, it is also one of the topics of the heat, calorimetry। Calorimetry इसमें आपको 2 टॉपिक्स आते हैं, वन इज स्पेसिफिक हीट, मतलब इसमें क्वेश्चंस जो आते हैं उसमें स्पेसिफिक हीट यूज होता है, और इसमें आता है लेटेंट हीट। देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स ऑन दिस टॉपिक, ठीक है। To do the problems of calorimetry, you should know very well specific heat and latent heat. Specific heat आपको शायद मालूम होगा, एटलीस्ट इतना तो याद होगा कि व्हाट इज स्पेसिफिक हीट। कोई स्टूडेंट अपना माइक ओपन करके स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन बता सकता है? Can you tell me definition of specific heat, please? Open your mic and tell me. हाँ, नाम क्या है? Alan. हाँ एलन, बताओ। The amount of heat required to increase 1 degree Celsius of temperature of 1 kilogram of substance. हाँ, correct है। I think all of you know this point, right? It is a specific heat is defined as amount of heat required by unit mass of substance to increase its temperature by unit degree Celsius. देखो, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 किलोग्राम सब्सटेंस को जो हीट लगती है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, ठीक है। डेफिनेशन तो अब देखो फिलहाल कोई ज्यादा यूज नहीं होगा इन द एंट्रेंस, इसकी फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। ध्यान से देखो एवरीबॉडी, स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस यू हैव टू डिनोट बाय सी सिंबल। स्पेसिफिक हीट को सी से डिनोट करना है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट की एक फॉर्मूला है जो आपको यहाँ पे बहुत काम आएगी, याद रखो। इट इज डी क्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय m इंटू डी टी, डी क्यू अपॉन एम डी टी, ठीक है। ओके, अगर किसी को बाय चांस ये फॉर्मूला नहीं पता तो मैं एक फॉर्मूला इसके बारे में, इस फॉर्मूला का थोड़ा बहुत बता देता हूँ। इसमें dq दिख रहा है, dq इज अ हीट सप्लाइड और हीट लॉस्ट बाय द बॉडी, दोनों हो सकता है। dq मे बी द हीट सप्लाइड टू द बॉडी, और अगर हीट सप्लाई नहीं किया है बॉडी को, सो इट मे बी हीट लॉस्ट बाय द बॉडी, ठीक है। m इज अ मास ऑफ द बॉडी, और ये dt दिख रहा है, dt इज अ राइज इन टेम्परेचर और फॉल इन टेम्परेचर बिकॉज ऑफ द हीट सप्लाइड। देखो, अगर आप हीट सप्लाई करोगे तो टेम्परेचर राइज होगा, अगर हीट लॉस कराओगे तो टेम्परेचर ऑफ द बॉडी फॉल होगा। dt is a change in temperature, basically loss or gain, whatever. dt is a change in temperature, so it's like a heat supplied per unit mass per unit rise in temperature। specific heat की ये फॉर्मूला है। इसमें से याद रखो, आपको बहुत टाइम आपको फॉर्मूला को ऐसे लिखना पड़ेगा, dq equals to cm dt। I am going to use this formula in this way। मैं dq की जगह ये लिखने वाला हूँ cm dt, ठीक है। इसको कैसे समझने का, ऐसे याद रखो कि अगर आपने सपोज आइस या वाटर को लेकर उसको हीट सप्लाई किया, लेट्स से dq इज अ हीट सप्लाइड, हाँ, हीट सप्लाई किया, और उस हीट से उस वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, ठीक है। सो जो आपने हीट सप्लाई की ना, दैट हीट विल बी इक्वल टू स्पेसिफिक हीट इनटू मास इनटू राइज इन टेम्परेचर। स्पेसिफिक हीट इनटू मास इनटू राइज इन टेम्परेचर, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आई विल गेट दैट हीट। ये फॉर्मूला याद रखो प्लीज। नेक्स्ट, स्पेसिफिक हीट हर सब्सटेंस का अलग अलग होता है। एवरी सब्सटेंस डू हैव अ डिफरेंट स्पेसिफिक हीट, ठीक है। जो सब्सटेंस ज्यादा हीट लेते हैं अपना टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, मतलब उनका स्पेसिफिक हीट ज्यादा है,
जो सब्सटेंस बहुत ही कम हीट लेकर अपना टेम्परेचर 1 डिग्री इजीली बढ़ा लेते हैं, उनका स्पेसिफिक हीट कम है. So different substance do have a different specific heat, but one very common substance जिसका specific heat आपको याद ही होना चाहिए always and always, वो substance है water ना. ठीक है, specific heat of water CW मैंने लिखा है. ठीक है, specific heat of water. आप में से किसी को पता है what is the specific heat of water? वैल्यू कितनी है इसकी, किसी को पता है? Yeah, anybody knows what is the value of specific heat of water? कितनी होती है? हाँ सर पता है, बताओ. 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस. नेम आपका? कार्तिक. ठीक है, आई थिंक कार्तिक ही लेक्चर अटेंड कर रहा है, बाकी ने क्या किया है, नींद कर रहे हैं क्या? ठीक है, कार्तिक बता रहा है 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस. ठीक है कार्तिक, ये आंसर तो करेक्ट है, बट डोंट यू थिंक दैट ये आपका यूज नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखो जूल इज अ एसआई यूनिट, ग्राम इज अ सीजीएस यूनिट. तो ये फॉर्मूला है, मतलब ये वैल्यू ऐसी लिख रही है कि आधी चीज ग्राम एसआई में है, आधा सीजीएस में है. ये वैल्यू आप डालोगे ना, न्यूमेरिकल डेफिनेटली रॉन्ग हो जाएगा. एक काम करो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दिस टर्म बाय 1000 से मल्टीप्लाई करो, 1000 से डिवाइड करो. ठीक है, तो 1000 से व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बिकम 4200 जूल, एंड व्हेन यू डिवाइड विद 1000 ग्राम विल बिकम किलोग्राम. सो आई सजेस्ट स्टूडेंट आप ये वैल्यू याद रखो, 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस. दिस इज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर. 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस. इसका मतलब है 4200 joules of heat is taken by 1 kilogram of water to raise its temperature by 1 degree Celsius. ठीक है, अब देखो कार्तिक ने ये भी बताया इट इज 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री से, ये भी करेक्ट है. अब एक बात, यू माइट बी नोइंग दैट 4.2 जूल इज सेम एज 1 कैलोरी. एक चीज याद रखो, 4.2 जूल ऑफ हीट इज सेम एज 1 कैलोरी. 1 calorie is same as 4.2 joule. So ये 4.2 joule की प्लेस पे I can write 1 calorie also ना. So 1 calorie per gram per degree Celsius. ये जो वैल्यू मैंने लिखी है इन द बॉक्स, इनफैक्ट ये ज्यादा काम आती है while solving numericals. The specific heat of water is 1 calorie per gram per degree Celsius. तो आपका हीट कैलोरीज में है, मास ग्राम्स में है. Remember this value. Okay. चलो एक चीज और बता देता हूँ. If I want to find specific heat of ice, ठीक है, हालांकि ज्यादातर क्वेश्चंस में आइस की स्पेसिफिक हीट मेंशन रहेगी, it will be definitely mentioned. बट अगर ऐसी नॉलेज के लिए बता दूं तो स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस होता है 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस. देखो सीधा सीधा आधा हो गया. यस, वाटर की स्पेसिफिक हीट है 1, आइस की स्पेसिफिक हीट है हाफ, दैट इज 0.5. ठीक है, याद रखो ये. सो फॉर्मूला क्लियर एंड दिस वैल्यू इज क्लियर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब आते हैं इस पे लेटेंट हीट. ठीक है, लेटेंट हीट, या आप में से किसी को लेटेंट हीट का डेफिनेशन आता है क्या? हाँ सर. कौन है, कौन बोल रहा है? साक्षी. ओके साक्षी, वेरी गुड. कम से कम गर्ल्स ने कंट्रीब्यूट किया अभी. हाँ साक्षी बताओ, लेटेंट हीट का डेफिनेशन क्या है? एनी आइडिया? Latent heat of a substance is the quantity of heat required to change the state of unit mass of the substance without changing its temperature. वेरी गुड, करेक्ट है. ठीक है, साक्षी कह रही है दैट लेटेंट हीट इज एक्चुअली the amount of heat required by 1 kilogram substance or unit mass of substance to change its phase from solid to liquid or liquid to gas at its melting point or boiling point without changing temperature. ठीक है, आपको याद होगा ये latent heat क्या होता है? solid substance, ठीक है, कन्वर्ट होता है liquid substance में, solid turns into liquid, जिसको आप इस प्रोसेस को आप बोलते हो मेल्टिंग. जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, सॉलिड कन्वर्ट्स टू लिक्विड, दैट प्रोसेस यू कॉल्ड एज मेल्टिंग. और मेल्टिंग कहाँ होती है? मेल्टिंग पॉइंट पे होती है.
तो मेल्टिंग होने के लिए जो हीट लगती है, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए जो हीट लगती है 1 किलोग्राम सॉलिड को, उस हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, ठीक है। सपोज उस हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट, डिनोटेड बाय एल सिंबल। या लिक्विड सब्सटेंस कन्वर्ट्स इनटू गैसियस सब्सटेंस, लिक्विड सब्सटेंस कन्वर्ट्स टू गैसियस सब्सटेंस। इस प्रोसेस को आप बोलते हो बॉइलिंग, और वेपोराइजेशन भी बोलते हैं, वेपोराइजेशन। When liquid converts to gas, it is called vaporization or boiling. It happens at boiling point. तो यहाँ पे भी देखो स्टेट चेंज हो रही है लिक्विड से गैस, इसके लिए भी जो हीट लगती है उसको भी लेटेंट हीट ही बोलते हैं। थोड़ा फर्क है, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए जो हीट लगती है दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लिक्विड को गैस में कन्वर्ट होने के लिए जो हीट लगती है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, दोनों अलग है बट बोथ आर लेटेंट हीट। तो सिंपल याद रखो, जब भी स्टेट चेंज होती है सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस, उसके लिए जो हीट लगती है 1 किलोग्राम सब्सटेंस को, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। तो देखो अज्यूमिंग मैंने 1 किलोग्राम सब्सटेंस ही लिया है, उसको जो हीट लगा यहाँ से यहाँ जाने के लिए वो ये है। तो 2 किलोग्राम सब्सटेंस को पता है कितनी हीट लगेगी? 2 टाइम्स एल। 3 किलोग्राम को कितनी लगेगी? 3 टाइम्स एल। तो m किलोग्राम्स को कितनी लगेगी? m टाइम्स l dq. dq, suppose dq denotes the heat taken to go from solid to liquid. सॉलिड से लिक्विड जाने के लिए जो सब्सटेंस ने हीट लिया वो dq है। इट विल बी m टाइम्स l. m इज द मास ऑफ दैट सब्सटेंस। तो याद रखो dq की फॉर्मूला ml है। ये dq है, हीट सप्लाइड फॉर चेंजिंग द स्टेट। ठीक है, अब देखो इसमें अब ध्यान से सुनना, लेटेंट हीट ऑफ आइस सबको याद होनी चाहिए। लेटेंट हीट ऑफ आइस, latent heat of ice मतलब the amount of heat required by 1 kilogram of ice to melt from ice to water. ठीक है, आइस को का 1 किलोग्राम को मेल्ट होने के लिए जो हीट लगेगी उसको बोलेंगे ना लेटेंट हीट ऑफ आइस। याद रखो लेटेंट हीट ऑफ आइस होती है 80 कैलोरी पर ग्राम। मैंने कैलोरी और ग्राम्स में दिया है। This a student, everybody should remember this. Latent heat of ice is 80 calorie per gram. Okay. And latent heat of steam, ठीक है, latent heat of steam मतलब it is the amount of heat required by 1 kilogram of water to convert into steam. वाटर को स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए जितना हीट लगता है 1 किलोग्राम को, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। दैट इज 540 कैलोरी पर ग्राम। 540 कैलोरी पर ग्राम। देखो इनको आप रिवर्स में भी ऐसे याद कर सकते हो। ये लेटेंट हीट ऑफ स्टीम है ना, मतलब वाटर को स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए 1 किलोग्राम वाटर की बात कर रहा हूँ, वाटर को लिक्विड से स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए इतना हीट लगता है। इसका रिवर्स ऐसा है, जब स्टीम कंडेंस होके वाटर बनती है, व्हेन स्टीम कंडेंसेस एंड बिकम वाटर, तो स्टीम विल रिलीज दिस मच अमाउंट ऑफ हीट। स्टीम से वाटर बनेगा तो इतना हीट रिलीज होगा, जब वाटर से स्टीम बनेगा तो इतना हीट सप्लाई करना पड़ेगा उसको। रिमेंबर दिस वैल्यूज, गेटिंग? ठीक है, अब इस लेटेंट हीट या इस टॉपिक के ऊपर जब न्यूमेरिकल्स आते हैं ना तो स्टूडेंट काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, हाउ टू डू दिस क्वेश्चंस एंड ऑल। ठीक है, ताकि आपको उसको ठीक करने के लिए, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं एक और न्यूमेरिकल करा देता हूँ। वन न्यूमेरिकल आई एम डूइंग। ठीक है, नोट डाउन दिस न्यूमेरिकल। चलो एक न्यूमेरिकल करते हैं कैलोरीमेट्री पे। ठीक है, ऐसा लिखो 50 grams of water, 50 grams of water at 80 degrees Celsius is mixed with 25 grams of water at 50 degrees Celsius. Full stop. Find temperature of mixture. और आप थोड़ा इसको ठीक कर दो, ऐसा लिख सकते हैं फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। देखो अभी मैंने एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट किया है, यहाँ पे मैंने आइस को इन्वॉल्व नहीं किया। वाटर इज मिक्स्ड विद वाटर। एक क्वेश्चन बाद में और करेंगे जिसमें वाटर एंड आइस विल बी मिक्स्ड, डोंट वरी।
पहले ये कर लेते हैं। इसमें वाटर एंड वाटर आर मिक्स्ड विथ ईच अदर। अब देखो मेरी एक सजेशन रहेगी आपको, कैलोरीमेट्री के क्वेश्चंस में मैंने देखा है स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो कितना भी डेफिनेशन पता है लेटेंट हीट का, स्पेसिफिक हीट का, प्रॉब्लम्स में स्टूडेंट रॉन्ग करके आते हैं। तो मेरी एक सजेशन है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक जनरल फॉर्मूला डिराइव करके दे देता हूँ। आई एम डिराइविंग वन जनरल फॉर्मूला। अगर वो फॉर्मूला आपको याद रहेगी तो ऐसे क्वेश्चन आप डायरेक्टली कर लोगे बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला डायरेक्टली। तो देखो जनरल फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे। सी यहाँ पे देखो, वन लिक्विड इज मिक्स्ड विद अदर लिक्विड ना, वाटर एट 50 डिग्री इज मिक्स्ड विद वाटर एट 80 डिग्री। मतलब ये इट्स अ केस ऑफ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स। ये कौन सा टॉपिक चल रहा है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स। ठीक है, इस पे चलो एक डायरेक्ट फॉर्मूला बना देते हैं ना। ऐसे केस में क्या होता है, जब आप दो लिक्विड को मिक्स करते हो, इसमें होता क्या है, द हीट इज लॉस्ट बाय वन लिक्विड, it is equal to the heat gained by other liquid. Heat lost by one liquid is equal to heat gained by another liquid. Okay, एक लिक्विड हीट लॉस करेगी, दूसरा लिक्विड उसकी हीट को गेन करेगी, बिकॉज दोनों लिक्विड को मिक्स किया है। रिमेंबर ऐसे प्रॉब्लम्स में स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, आइस इज कन्वर्टिंग इनटू वाटर या वाटर इज कन्वर्टिंग इनटू स्टीम, ऐसा नहीं हो रहा है, स्टेट चेंज नहीं हो रहा है। तो हम लोग ने ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो हीट लॉस बाय वन, क्योंकि यहाँ पे स्टेट चेंज नहीं हो रहा है तो यहाँ पे लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा, सिर्फ स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट आएगा। हीट लॉस बाय लिक्विड, ठीक है, तो उसको मैं क्या लिख रहा हूँ, C ऑफ m इंटू डी टी, एंड हीट गेन बाय अनदर लिक्विड को भी मैं लिखता हूँ Cm dt। ठीक है, बट इसको लिखता हूँ C1 m1 dt1, दिस इज C2 m2 dt2। ठीक है, ये वन लिक्विड के लिए, ये सेकंड लिक्विड के लिए। अब C1 m1 की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लिखा है हीट लॉस बाय द लिक्विड। अगर ये लिक्विड हीट लॉस कर रही है तो इसका टेम्परेचर नीचे गिरेगा ना, तो इसका टेम्परेचर जो है ना T1 से नीचे गिर के T फाइनल पर आएगा। लेट्स से फाइनल टेम्परेचर ऑफ दिस लिक्विड इज दिस वन, T फाइनल। तो ये जो लिक्विड है क्योंकि हीट लॉस कर रही है तो इसका टेम्परेचर गिरेगा, गिर के इसका टेम्परेचर, सपोज इसका इनिशियल टेम्परेचर T1 है, T1 से फॉल होके T फाइनल पे आएगा ना, सो T1 विल बी हायर देन T फाइनल। यहाँ पे मैंने dt को ऐसे लिखना है। अब दूसरी लिक्विड पे आते हैं, C2M2 dt2। अब देखो ये लिक्विड ने, हम वी आर अज्यूमिंग दैट हीट गेन किया है, तो गेन करने पे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। इसका टेम्परेचर सपोज बड़ा है और इसका टेम्परेचर T2 से, T2 इज इनिशियल टेम्परेचर, T2 से बढ़ के इसका टेम्परेचर हो गया T फाइनल। दोनों लिक्विड्स का फाइनल टेम्परेचर सेम होगा ना, एंड दैट फाइनल टेम्परेचर वी नीड टू फाइंड। देखो यहाँ पे आएगा T फाइनल माइनस T2, ठीक है, और यहाँ पे आएगा T1 माइनस T फाइनल। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। T1 and T2 are the initial temperatures of both liquid. ये लिक्विड ने टेम्परेचर ड्रॉप किया है और ये लिक्विड का टेम्परेचर राइज हुआ है। ठीक है, अब देखो इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करो, एनीबडी कैन सॉल्व, और सॉल्व करके प्लीज फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर T फाइनल। T फाइनल का फॉर्मूला बनाओ इसमें से, आई एम लीविंग अप टू यू, सॉल्व दिस कैलकुलेशन, ओके, एंड मेक अ एक्सप्रेशन फॉर T फाइनल। रैंडमली आंसर मत देना, आई विल कॉल द नेम ऑफ वन स्टूडेंट, दैट स्टूडेंट हैव टू आंसर मी, वही स्टूडेंट मुझे आंसर देगा। ठीक है, कोई आंसर मुझे नहीं देगा, जिसका मैं नाम लूंगा वही आंसर देगा। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, फाइंड आउट द फॉर्मूला फॉर T फाइनल, फाइनल टेम्परेचर। हाँ, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। आई होप आपने कैलकुलेशन फिनिश किया, सिंपल है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। आर्यन पोर्ट दुखे, आर्यन अपना माइक ओपन करो और बताओ क्या आया फाइनल फॉर्मूला T फाइनल का। आर्यन पोर्ट दुखे, आर्यन आप हो? और दुखे साहब, नाम आते गायब हो गया क्या?
ठीक है सर, सर यही आपने आपने बोला नाम लेंगे, कम से कम 6 लोग डायरेक्ट निकल चुके हैं। यही बात है हमारे सर, बच्चे महान है। मैं वही चेक कर रहा हूँ इसका, इनका कि ये लोग अटेंड कर रहे हैं कि नहीं, वही चीज है। आर्यन ऑनलाइन है तू? सर ये क्या करे, मुझे लग रहा है ऑन करके बैठ जा रहे हैं साइड में, ऐसा कुछ कर रहे हैं शायद। वैसे भी माइक ऑफ है इनका, स्पीकर ऑफ करके बैठ जा रहे हैं ये शायद। ठीक है, आर्यन बोर्ड दुखे? अच्छा, कोई भी स्टूडेंट आंसर दो, एनीबॉडी हु वांट्स टू आंसर। सर हाँ, नाम क्या आपका? हाँ निनाद बोल। हाँ, निनाद बोलो। T final is equal to C1 M1 T1 minus C2 M2 T2 upon C1 M1 minus C2 M2. डिनोमिनेटर में आपने क्या बोला? C1 M1 Minus C2 M2. श्योर? Minus. Yes, माइनस sir. के प्लस है नीचे, माइनस आ रहा है। Minus है सर। हाँ माइनस। ठीक है, बाकी स्टूडेंट देखो क्या आ रहा है आंसर। सर ऊपर नीचे प्लस आ रहा है। ऊपर नीचे प्लस है सर। देखो आपको अभी मैं कैलकुलेशन भी आपके ऊपर छोड़ नहीं सकता हूँ क्या, इतना सिंपल कैलकुलेशन है, उसमें भी आप लोग मिस्टेक कमिट कर रहे हो। इट्स अ प्लस इन द न्यूमरेटर एंड प्लस इन द डिनोमिनेटर। प्लस प्लस आएगा। हाँ प्लस प्लस। हाँ प्लस आएगा। प्लीज अच्छे से करो, इट्स गोइंग टू बी प्लस। यहाँ पे इसको थोड़ा समझो ना। पहली जो लिक्विड है ना, आपने दो लिक्विड को मिक्स किया है, पहली लिक्विड है उसका टेम्परेचर T1 है, लेकिन इस लिक्विड ने हीट लॉस किया है सपोज, तो उसका टेम्परेचर गिरेगा T1 से T फाइनल। तो यहाँ पे ऐसा लिखना है, चेंज इन टेम्परेचर, इट्स इजी आई थिंक। T1 T2 आर द इनिशियल टेम्परेचर्स। सो देखो अभी हमने जो क्वेश्चन दिया है, द क्वेश्चन दैट आई गिव यू, नाउ आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग दिस फॉर्मूला डायरेक्टली। देखो अब इसमें दोनों लिक्विड जो है दोनों वाटर है ना, वाटर का स्पेसिफिक हीट क्या होता है? 1 होता है। C1 C2 दोनों 1 1 सब्स्टिट्यूट करो, पुट C1 C2 as 1 1। ठीक है, ये जो M1 है इट्स अ मास इज 50 ग्राम, टेम्परेचर इज T1 दैट इज 80 डिग्री सेल्सियस। ये C2 इसको भी आप 1 डाल दो। M2 is a mass of second liquid which is 25 grams. T2 is a temperature of second liquid that is 50 degree Celsius. नीचे C1 C2 का वैल्यू 1 1 डालना है, C is a specific heat, वो 1 डालना है वाटर के लिए। तो बाकी बचा नीचे M1 plus M2, मतलब 50 ग्राम plus 25 ग्राम, इट इज 75 ग्राम। ये कैलकुलेशन सॉल्व करने पे हमें आंसर आ जाएगा टेम्परेचर फाइनल। गेटिंग? इट्स देयर। ठीक है, इसको आप सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन समझ गया। ठीक है, अब जो स्टूडेंट अटेंड कर रहे हैं अच्छे से, सब समझ रहे हैं, आपको डोंट वरी, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स की वैरायटी कवर करने की कोशिश करूंगा यहाँ पे भी। नाउ हियर वी मिक्स्ड वाटर विथ वाटर, नाउ वी विल मिक्स वाटर विथ आइस। ठीक है, चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन पुट करते हैं। राइट ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नेक्स्ट मैं डाल रहा हूं। See here, 19 grams of water, 19 grams of water at 30 degrees Celsius is mixed with 5 gram of ice, is mixed with 5 gram of ice at minus 20 degrees Celsius. Okay, full stop. What is the final temperature of the mixture? Okay. और यहाँ पे आपको एक चीज गिवन है, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस गिवन है। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इज 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। दिस इज अ क्वेश्चन।
ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने वाटर को आइस के साथ मिक्स किया है, दो अलग अलग चीजों को मिक्स किया है, सॉलिड एंड लिक्विड आर मिक्स्ड। अब देखो नॉर्मली कितना भी आपका कंसेप्ट क्लियर है, लेटेंट हीट की, स्पेसिफिक हीट की फॉर्मूलाज आपको पता है, बट फिर भी स्टूडेंट इसमें अटकते हैं, काफी स्टूडेंट इसमें अटक जाते हैं ऐसे प्रॉब्लम्स में, और मिस्टेक करके कुछ रॉन्ग आंसर निकाल के लाते हैं। अगर कोई स्टूडेंट बोलता है कि सर मैं अटकूंगा नहीं, मैं कर लूंगा, मुझे आता है, फिर भी आपको इसमें टाइम तो लगेगा पूरा करने में। आपको इसमें दो चीजें फाइंड करनी होती है, टोटल हीट लॉस बाय वाटर इक्वल टू टोटल हीट गेन बाय आइस। लंबा चौड़ा सम होता है ये। तो मैं क्या करता हूँ इसके लिए भी, चलो एक काम करते हैं ना, आज एक जनरल फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं ऐसी टाइप के लिए भी। अगर वो जनरल फॉर्मूला आप एग्जाम में याद करके जाओगे, सीधा वैल्यूज पुट करो एंड यू विल गेट आंसर। चलो इसकी भी जनरल फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। हियर रिमेंबर, आइस इज मिक्स्ड विथ वाटर। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को मैं बोलता हूँ आइस वाटर मिक्सचर। आप कोई भी बुक उठा के देखेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं काफी सारे आइस वाटर मिक्सचर के, स्पेशली नीट में तो आते हैं इस टाइप के प्रॉब्लम्स बहुत बार। सो लेट्स सी आइस वाटर मिक्सचर टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, ठीक है, चलो जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं। अब इसमें क्या होगा, देखो सपोज mi is a mass of ice, mi is a mass of, and theta I is the initial temperature of ice। ठीक है, यूजुअली आइस का जो इनिशियल टेम्परेचर है वो नेगेटिव होगा ना, आइस तो नेगेटिव में होती है, तो थीटा आई कैन बी नेगेटिव आल्सो, नेगेटिव होगा ये यूजुअली। ठीक है, पॉजिटिव तो नहीं हो सकता ये। अब देखो सबसे पहले जब आप आइस को हीट सप्लाई करेंगे, लेट्स से वी आर सप्लाइंग द हीट टू द आइस, तो आइस का टेम्परेचर बढ़ के 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा। its temperature will increase and it will come to 0 degree Celsius, which is a melting point of ice। तो यहाँ पे देखो थीटा आई से टेम्परेचर इंक्रीज होके कितना हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस। इसके लिए जो हीट सप्लाई करनी पड़ती है ना, वो हीट है सपोज cm dt, दैट हीट इज cm into dt, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, स्टेट नहीं चेंज हो रही है। ठीक है, उसके बाद आइस हैज रीच्ड 0 डिग्री सेल्सियस। अभी ये आइस मेल्ट होगी ना, दिस आइस विल मेल्ट। तो जब आइस मेल्ट होती है, मेल्ट होने के लिए उसको जो हीट लगती है दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट, वो इतनी होगी ml, मैंने यहाँ पे लिखा है क्योंकि ये सब चीजें मैंने आइस के लिए लिखी है। इट्स अ हीट रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस के लिखी है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ CI और यहाँ पे भी MILI, मैंने नीचे I लिख दिया विच डिनोट्स आइस। तो ये क्या होगा, नाउ इट विल बिकम वाटर, ठीक है, ये मेल्ट हो चुका है, इट विल बिकम वाटर एट 0 डिग्री। उसके बाद सपोज और भी हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो आइस है वो वाटर बन चुकी है। अब वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, लेट्स से जो फाइनल टेम्परेचर है उसको मैं लिखता हूँ थीटा फाइनल, ये फाइनल टेम्परेचर। तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा 0 से थीटा फाइनल तक, यहाँ पे भी जो हीट लगेगी ना ये करने के लिए इट इज cm dt। ठीक है, इसमें ऑब्वियसली मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये आइस जो है ना वो ही कन्वर्ट होके वाटर बनी है और वो अभी वाटर का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो m है ना, इट विल बी मास ऑफ आइस ओनली, बट जब वो यहाँ से यहाँ जा रही है, एज इट इज गोइंग फ्रॉम हियर टू हियर, वो वाटर बन चुकी है ना, अब वो आइस थोड़ी है, तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट वाटर का लेंगे, लेकिन मास किसका लेंगे, मास आइस का लेंगे, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, बाद में इसको देखते हैं। तो यहाँ पे आपको ये पूरा क्या दिख रहा है, इट इज सीन दैट आइस इज एब्जॉर्बिंग द हीट और उसका टेम्परेचर नेगेटिव से निकल के फाइनल टेम्परेचर तक चला गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आइस को हीट सप्लाई कर रहे हैं हम लोग। सो आइस को पता है हीट देगा कौन, आइस को हीट देगा वाटर। जो ये वाटर है ना विच इज एट 30 डिग्री सेल्सियस, ये वाटर अपनी हीट लॉस करेगा। सो नाउ आई एम कमिंग टू द वाटर। वाटर का टेम्परेचर जैसे देखो क्वेश्चन में गिवन है 30 डिग्री सेल्सियस, ऐसे ही चलो मैं मान लेता हूँ सपोज वाटर का टेम्परेचर है इनिशियली थीटा W, इट्स अ इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर, और मास ऑफ द वाटर इज mw इज अ मास ऑफ वाटर, दिस इज टेम्परेचर ऑफ द वाटर। अब यहाँ पे क्या होगा, वाटर विल लूज द हीट एंड वही हीट आइस गेन कर लेता है, वाटर विल लूज द हीट। ठीक है, वाटर यहाँ पे लूज करेगा हीट एंड अल्टीमेटली
वाटर क्योंकि हीट लॉस कर रहा है तो उसका टेम्परेचर ड्रॉप होके यहाँ तक आ जाएगा। ये देखो दोनों का फाइनल टेम्परेचर सेम होगा ना, ठीक है, और लास्ट में कौन सी स्टेट में आ जाएंगे, दोनों वाटर स्टेट में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे वाटर ने जो हीट लॉस किया, दैट हीट इज ऑल्सो CmDT। C इज अ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, M इज अ मास ऑफ वाटर, तो मैंने इसलिए WW लिखा है। DT इज अ चेंज इन टेम्परेचर। आई सजेस्ट सबसे पहले आप ये ड्रॉ कर लो, इसी में से आपको सारी सिचुएशन यहीं पे समझ में आ जाएगी। This water is losing the heat, this ice is gaining that heat। तो आइस के साथ ये हो रहा है, वाटर के साथ ये। पहले अब ये डायग्राम बना के लो, फिर आसानी से हो जाएगा काम। Draw this। आर्यन पोर्ट दुखे वापस आया कि नहीं? आर्यन पोर्ट दुखे आप? सर मैं इधर। हाँ हाँ सर। हाँ सर, अभी सर थोड़ी देर ट्राई पहले कर कहाँ रहा। सो गए थे क्या? सर नहीं सर, मम्मी का फोन है तो बहुत हैंग हो रहा था सर। हाँ, फिजिक्स के लेक्चर में ये हैंग होता है। नहीं सर। बाकी पूरा दिन तो लूडो अच्छे से खेलते हो, है सर ना? नहीं सर, नहीं सर, लूडो में हैंग नहीं होता ना, लूडो अच्छे से नहीं खेलते सर, नहीं सर, नहीं खेलता। है कि हारता है लूडो में? सर कितना सर- छोटा सोचते हैं, पबजी खेलने की बात हो रही है, आप लूडो पे लगे हुए हैं। पता नहीं सर, अभी तो लॉकडाउन में हम कभी लूडो खेल लेते हैं, तो मुझे ये लगा लोग पबजी वाला ग्रुप है सर, बड़ा सोचिए। बाप रे, नहीं, ये तो बड़े लोग हैं सर। नहीं सर। वो भी 10-10 उंगली यूज करने वाला। अरे बाप रे। आर्यन प्लीज, आप हाँ सर। क्या कर रहे हो? पूरा आपको 2 महीना एक्सटेंड होके मिला है नीट के लिए, उसको आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, आप वेस्ट कर रहे हो अपनी अपॉर्चुनिटी, ठीक है? ये सर नहीं सर, ट्राई कर रहा हूँ सर। हाँ ठीक है, अच्छा, आई होप स्टूडेंट ने ये बना के ले लिया, ठीक है। अब देखो इसमें मैं सिंपल, अब आराम से हो जाएगा। सीरियस, ये डायग्राम आपने बना के लिया, वो अपने सामने रखो। देखो अब मैं ये लिख सकता हूँ, हीट विच इज लॉस्ट बाय वाटर, it's equal to heat which is gained by ice। ऐसे लिख सकते ना स्टूडेंट? ये पहली बार आपको लेंदी लगेगा, लेकिन हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला बना देंगे, वो फॉर्मूला आप सीधा यूज कर लेना एग्जाम में, ताकि यही क्वेश्चन आराम से 2-2 मिनट के अंदर खत्म हो जाएंगे, ठीक है। सो हीट लॉस बाय वाटर इक्वल टू हीट गेन बाय आइस। अब आप देखो वो डायग्राम आपके सामने है, हीट लॉस बाय वाटर कितना है? इट इज CW MW इनटू चेंज इन टेम्परेचर, ये लिखा है मैंने। हीट गेन बाय आइस, उसमें आप तीनों हीट को जोड़ लो, इट बी CI इंटू MI इंटू DT प्लस MILI प्लस CWMI/DT। अब डायग्राम देख के समझ सकते हो, ये तीनों मैंने टर्म्स लिख के दिए हैं आपको। इट्स अ हीट गेन बाय आइस विच इज इक्वल टू द हीट लॉस्ट बाय वाटर, ठीक है। अब देखो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना होता है? 1 होता है ना, CW तो 1 हो गया, CW की वैल्यू 1 है, खाली क्या बचा? MW, और ये DT क्या है? चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द वाटर, इट्स अ चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द वाटर। अब ध्यान से देखो, आपका वाटर का जो टेम्परेचर है वो θW से गिर के थीटा फाइनल हो गया है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे θW माइनस थीटा फाइनल। थोड़ा समझो इसको, ये वाटर वाला केस है। अच्छा अभी RHS पे जाते हैं। RHS पे ये क्या है? स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, मैंने बताया था स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस 0.5 होता है, तो डाल दो 0.5। मास ऑफ आइस तो गिवन नहीं है, इधर फिलहाल MI लिखो। DT इज अ चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। ध्यान से देखो, सबसे पहले जो आइस का टेम्परेचर है ना, वो थीटा आई से 0 पे गया था। थीटा आई और 0 में से बड़ा कौन है? 0 बड़ा है, तो ऐसे करो, चेंज इन टेम्परेचर कैसे लिखोगे? इट बी 0 माइनस थीटा आई। मैंने इनिशियल टेम्परेचर नेगेटिव में लिया है, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर लिखा है। देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड, it is a heat taken by ice when its temperature goes from negative to 0। तो ये टर्म हो गया। अभी इस पे आते हैं, what is the latent heat of ice? Latent heat of ice is 80 ना, तो ये होगा 80 times MI, 80 times MI। और ये देखो, ये वापस आ गया स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर विच इज 1, तो ये आएगा MI/DT।
mi dt. dt is a change in temperature. ये वाला केस में देखो, इसमें जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री से थीटा फाइनल पे जा रहा है ना टेम्परेचर. यहाँ पे आप लिखोगे थीटा फाइनल माइनस 0. ठीक है, ये थोड़ा समझ के लो सारे टर्म्स. ठीक है, अब देखो थोड़ा सा इसको मैं सॉल्व करके देता हूँ, बाकी थोड़ा आप सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट टर्म विल बी एम डब्ल्यू थीटा डब्ल्यू माइनस एम डब्ल्यू थीटा एफ. एफ मीन्स फाइनल, ये मैंने थीटा एफ लिखा है, मतलब फाइनल टेम्परेचर, इक्वल टू यहाँ पे आपका आएगा 0.5 mi थीटा आई प्लस 80 mi प्लस mi इंटू थीटा एफ. कुछ बहुत ज्यादा टर्म्स नहीं है, इतने टर्म्स 5 टर्म्स आ रहे हैं. अब याद करो, आपका मेन टारगेट है आपको थीटा फाइनल निकालना है. यू वांट टू फाइंड आउट फाइनल टेम्परेचर, ठीक है, ऑफ द मिक्सचर. तो इस टर्म को वहां शिफ्ट करो, पास दिस टर्म ओवर देयर, और सॉल्व करो. आपको आएगा थीटा एफ इन द ब्रैकेट mi प्लस एम डब्ल्यू, इक्वल टू एम डब्ल्यू थीटा डब्ल्यू माइनस 0.5 mi थीटा आई माइनस 80 mi. ठीक है, सो बन गया फाइनल एक्सप्रेशन. थीटा फाइनल विल बी, ठीक है, इट इज एम डब्ल्यू थीटा डब्ल्यू. ये दो जो टर्म्स है, इन दोनों में से आप मास ऑफ आइस कॉमन ले सकते हो. टेक माइनस एम आई कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या आएगा 0.5 थीटा आई प्लस 80 डिवाइडेड बाय मास ऑफ आइस प्लस मास ऑफ वाटर. देखो दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल एक्सप्रेशन. मुझे पता है ये थोड़ा लेंदी एक्सप्रेशन है, ठीक है, बट इतनी सारी चीजें आपने याद रखी हैं पहले भी, ये भी याद रख सकते हो. इस फॉर्मूला में सीधा सीधा वैल्यूज डालने पे डायरेक्टली यू विल गेट अ फाइनल आंसर ऑफ द मिक्सचर, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर. इसमें याद रखो mw थीटा w इज अ मास एंड टेम्परेचर ऑफ द वाटर. ये थीटा आई दिख रहा है, इट्स अ टेम्परेचर ऑफ आइस. ये अगर नेगेटिव में भी गिवन है तो भी ठीक है, आप यहाँ पे माइनस साइन मत लेना, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे माइनस ले चुका हूँ मैं इधर, ऑलरेडी आई हैव टेकन इट माइनस ओवर हियर. आप खाली वैल्यू डालना उसकी थीटा आई की. सपोज टेम्परेचर ऑफ द आइस इज गिवन -20, तो माइनस मत डालना, खाली 20 डाल देना. पुट अ मैग्नीट्यूड ऑफ आई, ठीक है, ये फाइनल टेम्परेचर. सो आई सजेस्ट जो न्यूमेरिकल मैंने दिया है आपको, वो आप इस फॉर्मूला से सॉल्व करो. पुट अप द वैल्यूज ओवर हियर एंड सॉल्व, एंड यू टेल मी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. जो मैंने वैल्यूज दिए इसमें डालो एंड टेल मी द आंसर. एनीबॉडी? या जिसको आंसर आ रहा है ओपन योर माइक एंड टेल मी. या एनीबॉडी? 24.1 डिग्री सेल्सियस. कितना आ रहा है? 24.1 डिग्री सेल्सियस. नहीं, रॉन्ग आंसर है. मतलब आपको कैलकुलेशन भी नहीं आ रही है. ये मास ऑफ वाटर मैंने 19 ग्राम्स दिया है ना, इट इज 19 ग्राम्स, और टेम्परेचर ऑफ द वाटर मैंने दिया है 30 डिग्री सेल्सियस. सो यहाँ पे आएगा 19 इंटू 30 विच इज 570. ये टर्म आएगा 570. अब ये है मास ऑफ आइस, जो शायद मैंने 5 ग्राम्स दिया है, यहाँ पे 5 ग्राम्स आएगा. दिस इज टेम्परेचर ऑफ आइस विच इज 20 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पे 20 डालो. सर 537.85. 537 डिग्री सेल्सियस. बेटा जब वाटर का टेम्परेचर 30 है, 30 से वो 537 कैसे चला जाएगा वाटर? क्या कुछ भी आप कैलकुलेशंस कर रहे हो? सर 5 डिग्री सेल्सियस. यस, आंसर है 5 डिग्री सेल्सियस.
ये फॉर्मूला से आराम से हो जाता है. इट्स आंसर इज 5 डिग्री सेल्सियस. -5°C is the answer. Please, प्लस माइनस मैं नहीं सिखाऊंगा अभी, वो खुद करो. सारी वैल्यूज डालनी है, आराम से आंसर आ रहा है. इट इज 5°C is the answer. मैंने क्वेश्चन दिया था. दिस इज अ क्वेश्चन अगेन. इट इज इन फ्रंट ऑफ यू. ये क्वेश्चन वापस आपके सामने आ गया. पढ़ो और खुद वैल्यूज डालो खाली उसमें. ठीक है. देखो अभी एक चीज का टेम्परेचर 30°C है, दूसरी चीज का टेम्परेचर -20°C है. जब 30 वाली चीज को -20 वाली चीज के साथ मिक्स करोगे ना, तो जो फाइनल टेम्परेचर आएगा वो 30 और -20 के बीच में आएगा. तो 30 और -20 के बीच में आता है ना 5°C. फाइनल टेम्परेचर कैनॉट बी मोर देन 30, इट कैनॉट बी लेस देन -20. 30 से ऊपर टेम्परेचर भी नहीं जा सकता है, -20 से नीचे भी नहीं जाएगा. इन दोनों को मिक्स करने पे कुछ बीच का टेम्परेचर आएगा. आंसर है 5°C. आर यू गेटिंग एवरीबॉडी? मिल रहा है ये आंसर? आर्यन पोर्ट दुखे. सर. अच्छा बोलो, कौन बोल रहा है? सर. हाँ सर वो डेरिवेशन का पूरा पेज दिखाओ ना, एक सेकेंड. पहले तो देखो, सबसे पहले आपने ये डायग्राम बनाया क्या? मतलब हाँ हाँ वो हो गया. हाँ, वो तो डिस्कनेक्ट हो गया ना थोड़ा देर के लिए, उसका लिखना है. नेक्स्ट पेज पे मैंने क्या किया है, सम ऑफ दीज थ्री थिंग्स, सम ऑफ दीज थ्री इज इक्वल टू दिस वन. ठीक है. हाँ. वो करना. ये लो, ये लिखा है. हाँ हाँ वही लिखना है. हाँ बस हो गया. इट इज इन फ्रंट ऑफ यू. लिख लो. यस सर हो गया. अब ये लो. हाँ हाँ वो लिखना है. ठीक है. आई होप एवरीबॉडी हैज रिटन. हाँ. सबने लिख लिया? हाँ सर. हाँ अरे अभी हाँ बोल रहे हैं. ठीक है चलो, आई होप आपका सम हो गया. 5°C इज द आंसर. ये फॉर्मूला सब लोग प्लीज नोट डाउन कर लो. ये तब यूज करनी है जब आइस को मिक्स किया है वाटर के साथ. ठीक है. इन द नेक्स्ट लेक्चर 1 or 2 more problems I will do on calorimetry. एक दो और प्रॉब्लम करूंगा. तब तक मेरी सजेशन है, बुक उठा के आप खुद क्वेश्चंस करना शुरू करो हीट में से. डू द क्वेश्चन ऑन थर्मल एक्सपांशन, थर्मोमेट्री, वो जो कराया था केल्विन फ़ारेनहाइट वो सब, और ये कैलोरीमेट्री. थोड़ा थोड़ा करते जाओ. ऐसा 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 करके अभी भी आपके पास टाइम है, 2 महीने अभी भी है. आप फिजिक्स कवर कर सकते हो इजीली. डू इट. 100% डाल दो अपना अभी भी. ठीक है. So try the questions on this. In the next lecture we will meet. MBC sir. हाँ थैंक यू सर जी. कल भी सेम टाइम ही रहेगा इन लोगों का. एंट्रेंस में रहेगा कल लेक्चर. हाँ कल भी सेम टाइम रहेगा, तो आगे कवर कर लेंगे. कर देता हूँ. आई सजेस्ट आज थोड़ा कैलोरीमेट्री के क्वेश्चन आज ही ट्राई करो. जो डाउट्स आ रहे हैं कल के कल पूछ सकते हो आप. ठीक है सर. ठीक है. थैंक यू सर.